Good morning friends. Today we are going to discuss about motion diagrams. Now in the motion diagrams in your syllabus you have three diagrams v dash t, e dash t, x dash t, and the fourth v dash x diagram is just for the theory. So remember v dash t graph, x dash t graph, a dash t graph are there for the numericals. Now motion diagrams are graphical approach to show the relationship of the velocity and time, distance and time, acceleration and time. That's it. Now all we need to remember, you will have a graphical figure of either v dash t diagram, a dash t diagram or x dash t diagram, and you will be solving numericals on that. So let us start from first diagram, v dash t diagram. Now in v dash t diagram, now only remember these things, slope and area under the diagram. Now we know slope means y by x, and when I say area under, I mean to multiply y by x. And that's how you can easily remember what graph gives what value. So v dash t diagram, slope of v dash t means v by t gives acceleration, and area under v dash t diagram means v into t, that gives distance, position or displacement. Similarly, in case of second graph, a dash t diagram, now we know slope of a dash t is called as jerk. Slope of a dash t, area under a dash t graph gives velocity. A into t is velocity and a divided by t is jerk. Jerk is change of acceleration with respect to time. So when I say slope, divide करो y axis or x axis के terms, and when I say area, multiply करो. In third case, x dash t diagram, we don't get anything if we multiply distance with time. So only one option is there, slope of x dash t diagram, that is x divided by t gives you the velocity. Now तो क्वेश्चंस कैसे होंगे आपको कि फ्रॉम v dash t डायग्राम आपको निकालना होगा या तो एक एक्सीलरेशन या डिस्टेंस, पोजीशन, या वो पोजीशन वगैरह देंगे, ये डायग्राम देंगे, पोजीशन देंगे और आपको रिवर्स कैलकुलेशन करके वेलोसिटी या टाइम निकालना पड़ेगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि अब ये एक्स ए डैश टी डायग्राम में ये आपको पूछेंगे फ्रॉम ए डैश टी डायग्राम वेलोसिटी, सॉरी जर्क पूछेंगे या वेलोसिटी पूछेंगे, और ए डैश टी डायग्राम निकालने के बाद आपको अगर जब वेलोसिटी पता है तो आप वी डैश टी डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो, और जब वी डैश टी डायग्राम आपको पता है तो एरिया अंडर वी डैश टी डायग्राम क्या होता है, डिस्टेंस, तो आप एक्स डैश टी डायग्राम भी निकाल सकते हो। सो इफ यू नो वन काइंड ऑफ फिगर आउट ऑफ दीज थ्री, यू कैन ड्रॉ रिमेनिंग टू फिगर्स। समझ में आया? if you know say a dash t diagram, you can draw remaining two. If you know x dash t diagram, you can draw remaining two figures. Now in these cases, एक यहाँ पे है कि एक फॉर्मूला में डिस्कस करना है कि एक्स टी इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस वी जीरो टी प्लस एम टी। अब कई बार क्या होगा आपको क्वेश्चंस में कि आपको ए डैश टी डायग्राम दिया जाएगा और आपको डिस्टेंस पूछा जाएगा। सो आपके पास दो ऑप्शंस होंगे वहां पे कि ए डैश टी डायग्राम से सबसे पहले आप वेलोसिटी निकालो हर टाइम के लिए, उसके बाद वी डैश टी डायग्राम निकालो, वेलोसिटी और टाइम जब आपके पास होगा तो आप ये ग्राफ निकाल सकते हो। अब जब आप ये वी डैश टी डायग्राम निकालोगे तो एरिया अंडर वी डैश टी डायग्राम से आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। बट एक शॉर्टकट है अगर आपको ये इक्वेशन अगर समझ में आ गया तो। सो एक एग्जांपल दिया है ए डैश टी डायग्राम और एक क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन t इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू 6 एंड t इज इक्वल टू 9, और ये उसका फॉर्मूला है x0 plus v0t plus mt. Now x0 is the position of particle at, sorry, xt is position of particle at time t, x0 is initial position of particle। अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, कई न्यूमेरिकल्स में ऐसा होगा कि पार्टिकल पहले ही ऐसा बता देंगे कि व्हेन x इज इक्वल, सॉरी t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 मीटर, यानी 0 से 4 मीटर का जो कंसिडरेशन है वो हमें नहीं करना, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि व्हेन t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 मीटर। तो कई बार ऐसे भी केसेस होंगे अगर कुछ मेंशन नहीं किया देन x0 0 होगा, v0 0 होगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि व्हेन t इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, अगर ऐसा नहीं कहा तो v0 की वैल्यू 0 होगी। अगर कुछ दिया है तो v0 की वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी व्हेन t इज इक्वल टू 0। अब mt इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ ए डैश टी डायग्राम। अब मोमेंट ऑफ एरिया यानी क्या, ध्यान में रखिए, मोमेंट ऑफ एरिया यानी एरिया ऑफ द डायग्राम multiplied by the distance between the centroid of the diagram
एंड द टाइम अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। x4, अब हमें x4 a डैश t डायग्राम से हमें डिस्टेंस पोजीशन निकालनी है। इट इज वेरी इजी टू डिटरमाइन फ्रॉम v डैश t डायग्राम, बट a डैश t से अगर निकालनी है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। सो x4 इज इक्वल टू, अब x0 की वैल्यू 0 है। अब उन्होंने दिया है यहाँ पे कि v0 इज इक्वल टू -2, तो हमने वो -2 यूज किया। अगर ये नहीं दिया तो हम यहाँ पे 0 यूज करते। सो 0 v0 t यानी -2 इंटू 4 प्लस मोमेंट ऑफ एरिया। मोमेंट ऑफ एरिया यानी क्या, एरिया इस फिगर का अब हम यहाँ तक ही देखेंगे, 2 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय सेंट्रोइड इसका कहाँ पे होगा, 2 पे। सो 2 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 4 इंटू 2। अब 2 पे सेंट्रोइड है तो मोमेंट ऑफ एरिया यानी क्या, एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड एंड टाइम अंडर कंसिडरेशन। टाइम अंडर कंसिडरेशन 4 है, सेंट्रोइड 2 पे है, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड एंड टाइम अंडर कंसिडरेशन इज 2, दैट्स व्हाई दिस 2 इज पुट हियर। सो इस तरह से हमें ये 8 मीटर मिल गया। अब यहाँ पे x व t इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे t इज इक्वल टू 6 तक दो एरियाज है, तो दो एरियाज के मोमेंट्स लेने पड़ेंगे हमें। सो x0 t 0 हो गया क्योंकि x0 0 है, v0 t t इज इक्वल टू 6 है तो -2 इंटू 6 प्लस, अब फर्स्ट एरिया का मोमेंट अबाउट t इज इक्वल टू 6। सो एरिया होगा 2 इंटू 4, इसका सेंट्रोइड होगा 2 पे, सो 2 इंटू 4 इंटू डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड एंड द पॉइंट अंडर कंसिडरेशन, तो वो डिस्टेंस कितना हो गया, 4 मीटर्स का, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है 4 से। इसका सेंट्रोइड है 2 पे, टाइम अंडर कंसिडरेशन है 6, 6 माइनस 2 कितना हो गया, 4। अब ये माइनस क्यों लिया है, क्योंकि इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो वहां पे माइनस लेना पड़ेगा हमें y। सो ये इसके लिए माइनस लिया है। सो दिस माइनस, अब इसका मोमेंट ऑफ एरिया, सो एरिया इसका 2 इंटू 2, माइनस पहले से लिया है इसलिए डबल डबल माइनस नहीं लेना है आपको, माइनस यहाँ पे शो किया है क्योंकि ये -2 है, या प्लस करके -2 इंटू 2 करो, आपकी मर्जी। सो -2 इंटू 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड, अब इसका सेंट्रॉइड होगा 5 पे, 4 6 यानी 2 का हाफ हो गया 5। सो 5 और 6 के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1। सो दैट्स हाउ यू गेट दिस डिस्टेंस 16 मीटर्स। थर्ड केस में देखो, अब t इज इक्वल टू 9 तक यानी 1 2 और 3 तीनों एरियाज का हमें कंसिडर करना है। सो x0 t 0 पहले, फिर v0 की वैल्यू -2 इंटू टी 9 है, अब तो 9 प्लस, अब इस एरिया की मूवमेंट अबाउट t इज इक्वल टू 9। सो एरिया है 2 इंटू 4 इंटू डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड टाइम अंडर कंसिडरेशन, इसका सेंट्रॉइड है 2 पे, 4/2 2 पे, सो 2 और 9 के बीच डिस्टेंस है 7, माइनस क्योंकि अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, माइनस एरिया 2 इंटू 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड पॉइंट अंडर कंसिडरेशन, सो ये 5 इसका सेंट्रॉइड और ये 9, सो 9 माइनस 5 4, माइनस अब इसका एरिया 1/2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, अब हमें पता है कि वर्टिकल साइड से राइट एंगल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता है b/3 पे और कॉर्नर से होता है 2b/3 पे। सो इसका सेंट्रॉइड वर्टिकल साइड से 1 मीटर पे होगा, एक पे होगा, 1 यूनिट पे इन दिस केस। सो 6 और 1 यूनिट यानी 7। अब 9 और 7 के बीच कितना डिस्टेंस है, 2, तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि 1/2 इंटू 3 इंटू 2 एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड टाइम अंडर कंसिडरेशन। सो सेंट्रॉइड है 7 पे, सो 7 9 और 7 के बीच 2, सो आप डायरेक्टली ऐसा 2 लिख सकते हो। सो सबसे पहले आपको सेंट्रॉइड्स मार्क्स करने हैं। अगेन लास्ट वाला बताता हूं मैं, 2 इंटू 4 इंटू डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड पॉइंट अंडर कंसिडरेशन, सो 2 और 9 के बीच 7, माइनस एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड पॉइंट अंडर कंसिडरेशन, सो 5 पे सेंट्रॉइड है, सो 2 इंटू 2 इंटू 4, 5 और 9 के बीच। अब इसका सेंट्रॉइड कैसे होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का, b/3 पे, b कितना है 6 to 9 और 3, सो b की वैल्यू 3/3 यानी 1, यानी वर्टिकल साइड से 1 मीटर यानी 7 पे है सेंट्रॉइड। सो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड जो कि 7 पे है और पॉइंट अंडर कंसिडरेशन 9, सो 9 माइनस 7 2, या आप कॉर्नर से कंसिडर कर रहे हो तो 2b/3 होता है। सो आपकी मर्जी है जो भी यूज करो, बट दिस इज द इजी वे। सो पहले सेंट्रॉइड मार्क्स कर लो, उसके बाद सिर्फ डिस्टेंस आपको यूज करना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रोसीजर। आफ्टर दिस हमें और एक चीज डिस्कस करनी है, डिग्री ऑफ कर्व। तो कई बार क्या होगा कि
आपको ये ध्यान में रखना है कि इफ a डैश t डायग्राम की कर्व अगर n है, n डिग्री कर्व है, तो v डैश t की होगी n+1 और x डैश t की होगी n+2। आपको कई बार क्या होगा कि a डैश t या v डैश t की फिगर देंगे और वो x डैश t ड्रॉ करने को कहेंगे, देन हम वैल्यू तो निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बट हाउ नेचर ऑफ कर्व प्रोग्रेसेस, कैसे शो करना है, इट डिपेंड्स ऑन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। सो रिमेंबर, 0 डिग्री कर्व यानी स्ट्रेट लाइन होती है, सिंगल डिग्री कर्व यानी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, 0 डिग्री कर्व यानी सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन, परफेक्टली वर्टिकल, फर्स्ट डिग्री कर्व यानी इंक्लाइंड लाइन, स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन, सेकंड डिग्री कर्व यानी पैराबोलिक कर्व, एंड थर्ड डिग्री कर्व यानी क्यूबिकल पैराबोलिक कर्व, क्यूबिकल कर्व सिंपली। तो आपको ये ध्यान में रखना है। सो इमेजिन अगर a डैश टी कर्व आपको ऐसे दिया है, आपने फाइंड आउट कर लिया वेलोसिटी और टाइम, अब उसको ग्राफ में शो करना है, तो जो भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे दोज पॉइंट्स शुड बी जॉइंड बाय द कर्व। ये कॉनकेव हो सकती है, कॉन्वेक्स हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द न्यूमेरिकल। और अगर एक्स डैश टी कर्व निकालनी है यहाँ से, तो एक्स डैश टी की कर्व जब आपको पॉइंट्स मिलेंगे तो उन पॉइंट्स को ज्वाइन कैसे करना है, तो ये क्यूबिकल पैराबोला से जरा ज्यादा कर्व ही दिखाना है। सो ए डैश टी की कर्व कितनी है, डिग्री 1 है, तो एन डैश वी डैश टी की क्या होगी 1+1 2, एक्स डैश टी की क्या होगी 1+2 3। अब इमेजिन करो कि वी डैश टी की कर्व 1 डिग्री है, अब ये वी डैश टी ग्राफ आपको दिया है और आपको पूछा कि एक्स डैश टी ड्रॉ करो। अब वी डैश टी की अगर कर्व की डिग्री अगर 1 है, सो वी डैश टी इज इक्वल टू अगर 1 है तो एन की वैल्यू क्या हो गई 0, यानी एक्स डैश टी की आप जो कर्व निकालोगे आफ्टर यू फाइंड ऑल द आंसर्स, जब पॉइंट्स मिलेंगे आपको तो उसको ज्वाइन कैसे करना है, 0+2 सेकंड डिग्री कर्व से। So I hope you have understood this procedure also. In the next video, we will discuss some numericals.